नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप भारतीय इतिहास के बेहतरीन 25 प्रश्न देखेंगे। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। यह प्रथम आक्रमण था। कौन सा? मंगोल, तुर्की, अरबी, यूनानी? सोचिए, विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा अरबी। ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये भारत पर पहला अरब आक्रमण था जो कि 712 ईस्वी में हुआ। सिंध का राजा था दाहिर शेन। सिंध के इतिहास को जानने हेतु महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चच नामा। यामीन उद दौला उपाधि धारण की थी किसने? तो देखते हैं आपको 25 में से कितने प्रश्न आते हैं। काफ़ी कठिन स्तर है इनका, जो कि कंपटीशन एग्जाम आरपीएससी पूछा करती है वही स्तर। यामीन उद दौला जो है ये उपाधि थी महमूद गजनवी की। याद होगा, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ का भी आक्रमण इसने किया था। ये वो ही महमूद गजनवी जिसने यामीन उद दौला यानी कि जो है वो दाहिना हाथ खलीफा का, ये इसकी उपाधि थी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ महमूद गजनवी के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों में से 3 सही है, 1 गलत है। और तीनों कथन आपको गजनवी के बारे में जो है 3 प्रश्न तैयार करवा देंगे। उतबी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, पहला कथन। दूसरा कथन, उसने तारीख यामीनी पुस्तक लिखी। उसने मतलब उत्बी ने। उसने यानी उत्बी ने मथुरा के वैभव को स्वर्ग के समान बताया। उसने महमूद के भारत पर आक्रमण का कारण इस्लाम का प्रचार बताया। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा, विचार कर लिया आपने, उत्तर हो जाएगा ए। उतबी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऐसा नहीं है। उतबी गजनवी का इतिहासकार था मगर भारत नहीं आया। जैसे मैक्स मुलर भारत नहीं आया था ना, वहाँ बैठे बैठे ही उसने लिखा, वैसे ही उसने वहाँ बैठे बैठे गजनी में तारीख यामीनी पुस्तक लिखी, याद रखना। उसने मथुरा के वैभव को स्वर्ग के समान बताया, जन्नत बताया। और उसने कहा कि इस्लाम के प्रचार के लिए महमूद जो है वो भारत पर आक्रमण के लिए गया था। जबकि वास्तविक कारण पूछा जाए दोस्तों, तो इस्लाम के प्रचार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या था? वो था धन। धन की प्राप्ति के लिए 2 नंबर पर यह था रियलिटी में, मगर नाम इसका ये दिया गया। तो ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ किया? मोहम्मद गौरी याद होगा आपको, पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध हुए थे। कुतुबुद्दीन इसका वो दास था। यही मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कहाँ किया? 1175 में। तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा मुल्तान। सिंध, मुल्तान याद होगा पाकिस्तान में है। मुल्तानी मिट्टी नाम आपने सुना है, तो मुल्तान। महमूद गजनी, यहाँ देखो गजनी और गौरी दोनों चल रहे हैं समानांतर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महमूद गजनवी नाम आती है, आप ध्यान में रखो। महमूद नाम आ रहा है तो वो 17 आक्रमण, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में उसने किया, ये बात आप जानते हैं। मगर उसका क्रम से ये कौन सा अभियान था? क्या लग रहा है आपको? शायद आपको सी लग रहा है। जी नहीं, उत्तर क्या होगा? 15वां। यहाँ देखो 1025 है, यहाँ 15। ध्यान में रखें, 1025 का जो उसका आक्रमण था वो 15वां आक्रमण था। दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं कि अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेज आपको मिलेगी। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप लोड करें और वहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करें, मुकेश जाट, और वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलेगी। और अगर आप वहीं पे मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं MK ढाका, तो आपको कोर्सेज में कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये क्वालिफ़िकेशंस जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। 10 ईयर से अधिक एक्सपीरियंस। आप अनअकैडमी पे मुझे इस नाम से सर्च करें और फिर मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करके और यहाँ से फॉलो कर ले हुए। फिर आप जो है सी ऑल करके मेरी सारी जो फ्री क्लासेज है स्पेशल वो देख सकते हैं। और प्लस पे जो है कोर्सेज है वो पेड कोर्सेज है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको केवल एक बार इस पर पेड करना होता है, चाहे वो, और इसमें आप जितना जो समय मिलता है उतने समय फिर आप सभी टीचर्स की सारे कोर्सेज जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करेंगे
जैसे MK ढाका, और साथ ही साथ आपके पास जो कॉइन है वो भी यूज़ करेंगे तो आपको 10 + 10 20% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। इस्लामी इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला निम्न में से कौन था? सुल्तान, तो उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी, वही 17 बार आक्रमण करने वाला गजनवी। निम्न में से कौन महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी के दरबार में कौन नहीं था? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बरनी नहीं था। बरनी ने तारीख फिरोज़शाही लिखी है और ये इसके बाद का है, जबकि फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी तीनों ही इसके दरबार में थे। उतबी भारत आया नहीं था, अलबरूनी इसके साथ में भारत भी आया था और उसने तहकीक हिंद जो है किताब लिखी थी। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पुस्तक और लेखक। अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, बेहाकी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट किताबें हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ आप एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न जो है वो तैयार हो जाएंगे आपके। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी की तारीख फिरोज़शाही ये किताब नहीं है। तारीख फिरोज़शाही जो है ये बरनी की किताब है दोस्तों। एक तो बरनी की है, एक शम्स सिराज अफीफ की भी है। 2 किताबें हैं एक ही नाम से। जबकि अलबरूनी की किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, उतबी की किताब उल यामिनी और बेहाकी की तारीख सुबुक्तगीन, तीनों किताबें सही है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया? बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा जयचंद गहड़वाल, जो कि कन्नौज का शासक था और इसकी पुत्री थी संयोगिता, याद होगा आपको, जिससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके 2 युद्ध हुए, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें गोरी पराजित हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? ऐबक का शासनकाल तो आपको याद ही होगा, 1206 से 1210 तक इसने शासन किया और भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था और मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ दास था, इसलिए दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश का संस्थापक था। तो इसकी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों राजधानी दिल्ली नहीं थी बल्कि लाहौर थी। दिल्ली को तो कौन लाया राजधानी? दिल्ली को लाया था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, जबकि ये लाहौर ही लाया और याद होगा आपको चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। निम्न में से कौन सा उपनाम या उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं है? तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बुत सिकन। बुत यानी कि मूर्ति, सिकन यानी तोड़ने वाला, तो मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ये कहलाता है महमूद गजनवी या गजनी। जबकि लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। कुरान खां, कुरान इसको मुख ज़बानी याद थी और बहुत सुरीले अंदाज में उसका ये पाठ करता था। और हातिम द्वितीय भी इसकी उपाधि थी, दान की वजह से, दानी होने की वजह से हातिम से इसकी तुलना की जाती थी। निम्न में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं रहा? तो देखो मोहम्मद गोरी जिसने 1191 में 92 तराइन के युद्ध किए और 1206 में मृत्यु हो गई थी, इसके कई गुलाम थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे। कौन नहीं रहा? तो दोस्तों गोरी का गुलाम बलबन नहीं रहा, यानी ये सीधा इसका गुलाम नहीं था। जबकि यल्दौज, कुबाचा और ऐबक तीनों गुलाम थे। ऐबक को भारत वाला क्षेत्र मिला, कुबाचा और यल्दौज को सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र मिला। बलबन जो है वो खुद इल्तुतमिश का गुलाम था, ये इल्तुतमिश का खरीदा हुआ गुलाम था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? ये प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। जो बड़े सुल्तान या राजा है वो पहले कहाँ के सूबेदार हुआ करते थे? तो ये था बदायूं का, बदायूं। इल्तुतमिश का शासनकाल आपको याद आ रहा होगा, 1211 से 1236, और इसकी एक पुत्री थी रजिया, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका भी बनी। रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। वैधानिक यानी कि लाइसेंस युक्त, ठीक है, क्योंकि इसने बगदाद, इराक में बगदाद
कि अब्बासी खलीफा मंसूर से, देखो यहाँ मैंने आपके साथ में 4 लाइनें जोड़ दी है, तो यहाँ से भी प्रश्न निकाले जा सकते हैं कि बगदाद में कौन सा खलीफा था, अब्बासी खलीफा कौन था, मंसूर से अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया, या फिर किस दिल्ली के सुल्तान को वैधानिक सुल्तान माना जाता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले खलीफा से अधिकार प्राप्त पत्र किया, तो इल्तुतमिश। अब सन आया है आपके लिए कि कब, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1229, ध्यान में रखें 29, जबकि 1221, 1211 में ये गद्दी पर बैठा, यानी कि स्थापना यानी गद्दी नशीनी हुई, और 1215 में जो है इसने तराइन का जो थर्ड युद्ध है वो किया, और ये आगे अगला प्रश्न में आ जाएगा। और 1221 में चंगेज़ खान जो कि एक खूंखार था मंगोल, वो भारत की ओर आ रहा था, और एक मांग बरनी, जलालुद्दीन मांग बरनी जो ख्वारिज्म का राजकुमार था, वो भारत के अंदर आया इससे शरण लेने के लिए, मगर इल्तुतमिश ने इसको कहा कि ना बाबा ना, हमें चंगेज़ खान से दुश्मनी मोल नहीं लेनी, बुलाने का मगर जाने का नहीं। तो इसने क्या किया, मना कर दिया, इसको वापस रवाना कर दिया। तो चंगेज़ खान के हमले से इल्तुतमिश ने भारत को बचा लिया, इसको शरण न देकर। तराइन के थर्ड युद्ध में जो कि 1215 में हुआ, क्योंकि तराइन के 2 युद्ध आपको पता है, 1191, 1192, ज़्यादातर इन्हीं के बारे में आप पढ़ते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। तो इसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया, तो देखो यहाँ तय है तराइन, तो यहाँ तय आ जाएगा ताजुद्दीन यल्दोज, तो ताजुद्दीन यल्दोज इसको पराजित किया। कुबाचा जो है ये सिंध का शासक था, और ये आपको पता ही है कि कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दोज और कुतुबुद्दीन ये लगभग तीनों समानांतर थे और तीनों ही उसके गुलाम थे। और कुबाचा जो है वो इससे डर के मारे सिंधु नदी में ही कूद गया। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। तांबे का जितल और चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, तांबे का था जितल, तो चांदी का क्या था, तो आप ट्रिक याद रखें, चांटा लगा, हाय लगा, याद होगा आपको, कांटा लगा, तो यहाँ आप चांटा याद रख लें। तो चा से चांदी, टे से टंका, तो टंका जो था दोस्तों वो था चांदी का और तांबे का था पित्तल। ठीक है। रजिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ रजिया के बारे में मैंने 4 कथन दिए हैं, 3 कथन से इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जो है वो आपके कवर हो जाएगी। तो दोस्तों बताइए क्या उत्तर होगा। मेरे ख्याल से आप यहाँ सोच रहे हैं, सही सोचा आपने। तो देखिए इसने 1236 से 1240 तक शासन किया। इल्तुतमिश की बेटी थी, बेटे अयोग्य थे इसलिए इसको घोषित किया। वह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। चौथा, डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया इसका प्रेमी था, और बाद में अल्तुनिया पहले सरदार था, प्रेमी तो नहीं था, बाद में प्रेमी बना, ये प्रेमी तो नहीं था, फिर इसने विवाह कर लिया। अल्तुनिया ने क्या है, रजिया को कैद कर दिया था, फिर रजिया ने कैद से मुक्त होने के लिए इससे विवाह कर लिया। फिर ये दोनों जो है, जो कपल था, इस कपल को 1240 में कैथल, ये पूछा जाता है कहाँ, कैथल के पास हत्या कर दी। तो ये गलत है दोस्तों। इसमें अल्तुनिया को अमीर आखुर का मतलब जो अश्वशाला है, गुड़शाला, उसका मुखिया बनाया, तो ये अल्तुनिया नहीं होगा, ये नाम यहाँ गलत है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, याद आ रहा है आपको, जो कि एक अफ्रीकन था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। इससे क्या है, रजिया के काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, जिससे कि दूसरे सरदार भी जलते थे। तो जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर बनाया, जिससे रजिया के दुश्मन बढ़ गए। नायब मुमालकत पद यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसमें का सर्जन किस सुल्तान ने किया, बताइए दोस्तों। नायब मुमालकत यानी नायब, तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा बहराम शाह है। देखो इल्तुतमिश का ध्यान में रखना, इसने तो केवल वो जो है अनुमति पत्र लिया था। बलबन रक्त और लोह की नीति अपनाई। रजिया ने 4 साल शासन किया। तो बहराम शाह ने नायब
जो है उसका सर्जन किया और बलबन को अपना नायब नियुक्त किया। ठीक है, और स्थापना की बहराम शाह ने, इसने की स्थापना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुल्तान ऐसा था जो कुरान की प्रतियां लिखा करता था और अपने साधारण जीवन शैली के कारण दरवेश कहलाता था? दरवेश। तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1266 तक रहा। बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाला व्यक्ति था, कुरान की प्रतियां लिखता था और इसका जो नायब था वो था बलबन, इसका जो प्रधानमंत्री था वो था बलबन। तो सारा काम बलबन संभाल लेता था और ये जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में व्यस्त था। लोह और रक्त की नीति, राजत्व का सिद्धांत, नायब ए खुदाई यानी खुदा का प्रतिनिधि पृथ्वी पर, प्रतिष्ठा यानी कि ताज की प्रतिष्ठा जैसे सिद्धांत, शासन वाला करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों कहाँ पहुँचे आप, ए पे या बी पे? उत्तर हो जाएगा ए, रक्त और लोहे की नीति। सिजदा और पेबोस, ये जो इसने शुरू किया था, सिजदा और पेबोस, झुककर सलाम करना, पाँव चूमना, ईरानी पद्धति, तड़क भड़क और डिसिप्लिन और शानो शौकत, ये सब। तो ये बलबन। नेक्स्ट, बलबन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों कुल 25 प्रश्न है, 3 प्रश्न और है, धैर्य रखें। तो सही नहीं है छांटना आपको दोस्तों, तो 3 सही है, 1 गलत है। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ? डी, वह दरबार में बराबरी का व्यवहार करता था और खूब हंसी मजाक भी करता था। लगता है क्या आपको बलबन हंसी मजाक करता था? नहीं दोस्तों, ये तो जैसे न तो हंसी मजाक करता था, बहुत सीरियस रहता था, न कोई ज़्यादा बात करता था। दरबारी खड़े रहते थे, सिजदा झुककर सलाम करना और पाँव को चूमना, ऐसा इसके साथ मतलब ये इतना कठोर व्यवहार रखता था। और कहते हैं कि एक बार इसको जब खबर दी दरबारियों ने, इसका बड़ा बेटा था मोहम्मद शाह है, वो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, छोटे वाले बेटे का नाम था बुगरा खां। तो मोहम्मद शाह की खबर इसको पता चली तो दरबार में ये टस से मस नहीं हुआ, दरबारियों के सामने इसने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। तो दरबारियों को लगा कि ये कैसा सुल्तान है, ये तो वास्तव में आम लोगों से बहुत हटके हैं। तो ये बलबन की कलाकारी थी, बहुत अच्छा एक्टर भी था वो। फिर वो एकांत में जाके, और संयम भी था, अपने भावनाओं पर नियंत्रण भी था, एकांत में जाके खूब रोया, मगर दरबार के सामने नहीं दिखाया इसने। तो ये देखो, यह है नासिरुद्दीन महमूद का नायब था, अभी हमने पढ़ा, और इल्तुतमिश का गुलाम था। इसे उलुग खान की उपाधि मिली थी और 40 गुलामों का था ना उसका, जिसका इल्तुतमिश ने गठन किया था, उसका दमन किया। इसने राजत्व का सिद्धांत दिया और दीवान अर्ज, ये पूछा जाता है दोस्तों, अर्ज का मतलब सैन्य विभाग जो है उसका गठन किया। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। दीवान वकूफ विभाग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ध्यान में रखें, अलाउद्दीन खिलजी के ससुर जी थे। 1290 से 1296 तक शासनकाल था। रणथंबोर पर हमला किया था और उस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे सैकड़ों दुर्गों को कोई मैं हमारे एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये वो जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने दीवान वकूफ की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति उदारता की नीति अपनाई और अपनी पुत्री का विवाह भी मंगोल सरदार उलुग खान से किया। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और इनका दिल्ली के आसपास इनको बसा दिया गया। अब ये भारत में क्या कहलाए, यानी मंगोल अब भारत में जो बस गए थे वो क्या कहलाए? तो मंगोल वैसे तो मंगोलिया और चाइना से आए हुए थे। पहले ये बुद्धिस्ट थे, बौद्ध को मानते थे और ज़्यादा खनाबदोश थे, कोई धर्म वगैरह इनका नहीं था। मगर भारत में आके इन्होंने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया और मुसलमान बन गए। तो यहाँ क्या उत्तर होगा दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा बी, ये नव मुसलमान कहलाए। नव मुसलमान, ध्यान रखें, नव मुसलमानों का विद्रोह भी हो गया था फिर, जिसका फिर दमन कर दिया गया था। निम्न में से अली गुरसास्प किसका प्रारंभिक नाम था? सोचिए और उत्तर दीजिए। अली गुरसास्प।
तो दोस्तों मोहम्मद तुगलक का तो नाम था जुना खां, बचपन का नाम, लाड का नाम, प्यार का नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? अली गुरसास्प। तो दोस्तों 25 प्रश्न हो गए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। 1 मिलियन से अधिक इसको डाउनलोड किया जा चुका है। इसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, आरएएस, हाई कोर्ट, पुलिस सब इंस्पेक्टर आदि सब। तो इसमें 30 के करीब मॉडल पेपर आपको मिलेंगे और जैसा कि सिलेबस है और जिसमें जितने जितने प्रश्न आने हैं उसी अकॉर्डिंग 150, 120, 100 उस हिसाब से पेपर बना हुआ मिलेगा। खास बात ये रहेगी इसमें कि ऑल इंडिया या ऑल राजस्थान लेवल पे आपकी रैंक भी इसमें जारी होती रहेगी और ये आपको डिस्काउंट करके आपको 170 का पड़ेगा। और एक पेपर यानी एक पेपर सेट एक एग्ज़ाम का, चाहे पटवार का आप ले लो, चाहे रीट का ले लो, चाहे कांस्टेबल का ले लो, इस तरह से। और इसमें अगर आप ये जीके ढाका 40 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल के आपको इस मूल्य में ये प्राप्त हो जाएगी। तो आप एक बार जो है, इसमें डेमो की भी सुविधा है दोस्तों, तो आप डेमो इसका ज़रूर देखें। धन्यवाद।